नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। तीसरे चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है। आपको पता है कि वोटिंग पैटर्न लगभग वही रहे और उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो जहाँ सबसे ज़्यादा सीटें हैं और कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश ही वो प्रदेश है, जो दिल्ली में यानी भारत सरकार को बनाने में सबसे बड़ा रोल निभाता है। और ये भी कहा जाता है कि अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है, तो आप भले किसी प्रदेश में रहिए, आइए उत्तर प्रदेश यहाँ से लड़िए। नरेंद्र मोदी ने भी वही साबित किया। नरेंद्र मोदी लड़ते रहे, बनारस से 2 बार लड़े और वो प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री बनेगा तो उत्तर प्रदेश से। इसलिए उत्तर प्रदेश में क्या हवा चल रही है, उत्तर प्रदेश में लोगों का नज़रिया क्या है, लोग किस आधार पे वोट कर रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस बार उत्तर प्रदेश की लड़ाई और भी महत्वपूर्ण इसलिए है कि एक तरफ तो उत्तर प्रदेश के जो जो मंदिरों का स्थान है, काशी, मथुरा और अयोध्या, 3 जो है शहर देखे गए, उसमें राम मंदिर बड़ा मुद्दा रहा लंबे समय तक। राम मंदिर लेकिन इस बार जैसे लगा कि मुद्दा चला नहीं। फिर जो है बनारस की बात आई, फिर बात आई ये मथुरा की बात आई, लेकिन ये लग रहा है कि धर्म का मुद्दा चल नहीं पा रहा है। हालाँकि कोई कोर कसर नहीं छोड़ पा रहे हैं नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग धर्म पे बात करने के। लगातार धर्म को लेकर के बात कर रहे हैं, हालाँकि संविधान में मनाही है धर्म को लेकर के इस तरह से बात करने की, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग नहीं कार्रवाई कर पा रहा है, वो अपनी जगह अलग चीज़ें हैं। ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। और आम आदमी की जो समस्याएँ हैं, वो समस्याएँ महँगाई है, आम आदमी की समस्या बेरोज़गारी है। ख़ास करके जब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो महँगाई और बेरोज़गारी 2 बड़ा मुद्दा है। और दोनों मुद्दों को छोड़ कर के अगर बीजेपी सरकार 10 साल की अगर बात करती है और बात करती है कि आपकी भैंस ले जाएगी कांग्रेस पार्टी आपके मंगलसूत्र ले जाएगी, तो लोग हँसने लगते हैं कि ये क्या बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री, किस स्तर पर जाकर के बोल रहे हैं। तो इस पर प्रियंका गांधी जब जवाब देती हैं कि भाई बताइए कि इतने साल हमने शासन किए, 15 साल 55 साल कांग्रेस का शासन रहा, किसकी भैंस खोल करके ले गई कांग्रेस पार्टी, किसका मंगलसूत्र छीन कर ले गई कांग्रेस पार्टी। तो ये जो चुनाव प्रचार हो रहे हैं तीसरे चरण तक ने हमने देखा कि बड़ा इंटरेस्टिंग एक ये हो गया। एक तरफ गप है, दूसरी तरफ राहुल गांधी लगातार मुद्दों की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। और संविधान बदलने की बात अनायास नहीं है। संविधान बदलने की बात इस तरह से कई उनके सांसद, बीजेपी के सांसद या उम्मीदवार या नेता कह चुके कि 400 पार इसलिए चाहिए कि हमें संविधान बदलना है। अब संविधान बदलने की बात हमारे एक साथी इस पर भी किए कि जब आप बोलते हो, जब बीजेपी के लोग खुलेआम बोलते हैं, आरएसएस के लोग खुलेआम बोलते हैं कि हमको भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो हिंदू राष्ट्र बनाना है तो संविधान तो बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि संविधान तो कहता धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो जाहिर है संविधान बदलेगा। और ये तमाम आरएसएस के नेता, बीजेपी के नेता कहते हैं, खुद आदित्यनाथ कई बार कह चुके हैं कि हिंदू राष्ट्र है और रहेगा। तो ये संविधान बदलने की बात है। आरक्षण की बात उठती है कि आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा, तो जाहिर है, जब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं रहेगा, जब संविधान नहीं बचेगा, तो आरक्षण कैसे रहेगा। आरक्षण तो संविधान सम्मत है, संविधान ने यह अधिकार दिया है। तो ये बातें आती है और इसको लेकर के लोगों के कान खड़े हो गए हैं और कहा जा रहा है कि गांव एरिया में, खास करके शहरों की बात भी करें, गांव में भी लोगों की ये हो गया है कि बीजेपी सच में जो अगर आ गई तिबारा, तो संविधान बदल जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। ये बड़ा मुद्दा बन गया है। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इन सब पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार उत्तर प्रदेश से उत्कर्ष भाई, डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा जी, नमस्कार, आपका स्वागत है। उत्कर्ष भाई, क्या लग रहा है, तीसरे चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है, चुनाव प्रचार चौथे चरण के लिए शुरू हो गया है। राहुल गांधी वहां 5वें चरण में क्या क्या होगा, छठे चरण में क्या होगा, उस पर बातें होने लगी है। क्या आपको लग रहा है कि अब क्या मुद्दा क्लियर हो गया है कि आम आदमी किस मुद्दे पर वोट दे रहा है? राम के नाम पर वोट दे रहा है, धर्म के नाम पर वोट दे रहा है, या वोट दे रहा है संविधान बचाने के नाम पर, रोजगार के नाम पर, किसके नाम पर वोट कर रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान भी हो गया। अब इसके बाद 4 चरण और बचे हुए हैं, क्योंकि सबसे लंबा चुनाव उत्तर प्रदेश में होना है। लेकिन एक चीज दिखाई दे रही है, तीसरे चरण की वोटिंग के पहले वो सियासी गर्मी बहुत जबरदस्त तरीके से दिखाई देने लगी, जो अब तक नहीं दिख रही थी। बहुत सारी घटनाएं हुई 48 घंटे के भीतर। और चुनाव के दिन, वोटिंग के दिन, पहले तो मायावती के एक्शंस, उत्तर प्रदेश की एक हॉट सीट जौनपुर में जिस तरीके से कुछ हुआ, घटनाक्रम हुआ, और जो संभावित विजेता माने जा रहे थे,
उन्हीं का टिकट कट गया और वो चुनाव मैदान से बाहर हो गए। और ये आप धनंजय सिंह की पत्नी की बात कर रहे हैं? हाँ, और मैं ये बात इस रोशनी में करना चाहता हूं कि इस घटना के 2 दिन पहले बेंगलोर में एक दूसरे बाहुबली क्षत्रिय नेता रघुराज प्रताप सिंह से अमित शाह की बेंगलोर में मुलाकात हुई थी, और उसके बाद ये सारा घटनाक्रम बहुत तेजी से बदला। तो अब अगर देखिए तो जो छत्री छत्रप हैं उत्तर प्रदेश के, वो सब मैदान से बाहर है या बीजेपी के पाले में आके खड़े हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह, एक उनके बेटे को टिकट दिया, वो भी अमित शाह का सीधा हस्तक्षेप। दूसरा, अभय सिंह दूसरे बाहुबली विधायक रह चुके हैं और फैजाबाद के बीकापुर की सीट, अयोध्या की बीकापुर सीट से विधायक जीतते रहे, इस बार हारे। तो अभय सिंह राज्यसभा चुनाव की वोटिंग के ठीक पहले पाला बदल गए। उस वक्त उन्होंने अपनी मजबूरी बताई, लेकिन वो संकेत बड़े साफ थे कि दिल्ली से उनको बात हुई है। रघुराज प्रताप सिंह जो अवध पट्टी में पूरे सबसे बड़े नेता हैं क्षत्रियों के, रघुराज प्रताप सिंह पूरे चुनाव में बिल्कुल किनारे बैठे हुए थे और सक्रिय नहीं थे, बल्कि भाजपा के प्रत्याशी से बहुत नाराज थे, कौशाम्बी के प्रत्याशी से, उसके खिलाफ मोर्चा भी खोले हुए थे। लेकिन उस मुलाकात के बाद वो भी ठंडे पड़ गए। उन्होंने फिर कहा कि हम समर्थन करेंगे, और उसके तुरंत बाद धनंजय सिंह का एपिसोड। तो सीधा संकेत ये कि उत्तर प्रदेश के चुनाव की पूरी कमान अमित शाह ने पकड़ ली, और ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि अमित शाह सारे क्षत्रिय नेताओं को अगर सीधे सीधे हैंडल करने लगे हैं, ये सारे बाहुबली लोग हैं, सारे दबंग लोग हैं, सारे राजनीतिक रूप से मजबूत लोग हैं, अगर इनको उन्होंने कर लिया तो क्या उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर दबाव बनाया है अपनी सीटों को जीतने के साथ साथ, जीतने की व्यवस्था करने के साथ साथ। और ये एक बहुत चर्चा का विषय है। दूसरी तरफ, क्या अब मोदी मैजिक पर वो भरोसा नहीं रहा कि आपको इस तरह से प्ले करना पड़ रहा है? तो भाई इसका जवाब तो सीधा है कि अगर आपको सीटों पर इमरजेंसी मैनेजमेंट करने पड़ रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो आपका सुपरस्टार, उसकी चमक खतरे में है। और फिर तीसरे चरण का चुनाव जिस तरह से संभल से लेके संभल, मैनपुरी और बदायूं में प्रशासन ने जिस तरह की भूमिका निभाई इन 3 प्रमुख सीटों पर, उसको लेकर के भी यही संकेत मजबूती से दिखाई दे रहे हैं। संभल में तमाम लोगों को बूथ में घुस के, उसके वीडियो वायरल हुए बहुत, कि बूथ में घुस के मतदान केंद्रों से खदेड़ दिया गया तमाम मुस्लिम मतदाताओं को। जो मतदान बूथ के भीतर जो गया है वो तो वोट डालने गया है ना, उसको आप वहां से खदेड़ेंगे क्यों? और चुनाव आयोग कह रहा है कि वोटिंग बढ़ाइए, सबको मोटिवेट कीजिए। दूसरा, बदायूं में कुछ दरोगाओं और सीओ के ऊपर बड़े आरोप लगे कि उन्होंने जो है विपक्ष के जो एजेंट्स थे, बूथ एजेंट्स थे, उनको थाने में बैठा लिया, उनको बूथ तक जाने नहीं दिया। बल्कि अखिलेश यादव ने यहां तक कहा कि सावधान हो जाओ सफाइयों, 4 बजे के बाद बूथ लूटा जाएगा। इसी बीच में वो कन्नौज में थे, तो कन्नौज में एक मंदिर में दर्शन करने गए, जिसके बाद भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उस मंदिर की धुलाई की कि वो अपवित्र हो गया है। तो गर्म हो गया है कुल मिला। अब इसका सीधा मतलब ये है कि जो पहले 2 चरणों के नतीजों को लेकर के जो आशंकाएं जताई जा रही हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अब किसी तरह से बाकी चरणों को बचाना चाहती है। और जो तीसरा चरण था वो तो इतना महत्वपूर्ण था कि 10 में से 8 सीटें उसके पास। और यही अगर आप देशव्यापी परिदृश्य देखेंगे तो आप पाएंगे कि यही वो चरण है जिसमें सबसे ज्यादा लीड मिली थी बीजेपी को, सबसे ज्यादा सीटें जीती थी।
एक तरफा, जिसको कहते हैं कि हवा आंधी जो भी कह लीजिए, बमुश्किल दर्जन भर सीटें विपक्ष के पास गई थी, बाकी सारी, और उन्हीं जगहों पर संघर्ष है। भाई अब जब जब बात यहां तक आने लगी, मैं योगेंद्र यादव जी को बड़ा गंभीर विवेचक मानता हूं, खासतौर से डेटा और साइकोलॉजिस्ट के, पॉलिटिकल साइकोलॉजिस्ट के उससे उनको उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि आश्चर्य मत कीजिएगा कि गुजरात में भी 3 सीटें, जहां 26 में से 26 का रिकॉर्ड लगातार बन रहा है, वहां 3 सीटों पर कुछ अगर अंतर आ जाए तो नहीं, हमारे प्रोग्राम में उत्कर्ष भाई, हमारे राजेश ठाकर दोस्त जो है, जो पत्रकार, बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप शायद बैठे भी है जी साथ में उनके साथ। जी जी और हमारे एक और मित्र है गिरीश जोशी, उनका मानना था कि कम से कम 8 सीटों पर तेज टसल है, मजबूत टसल है। और कुछ सीटें जो जो 3 सीटों की बात कर रहे हैं, वो 3 सीट तो वो है जिसमें श्योर हो गया है कि वो कांग्रेस के लोग ही जीत रहे हैं, वो गारंटी है इस बात की। लेकिन 8 सीटों पर मुकाबले की बात की जा रही है, वहाँ वहाँ तो भी भाई वो अभी पुरानी धनंजय भाई, स्थिति नहीं। हम लोग बात अभी मुकाबले की कर रहे हैं, अभी हम लोग जीतने की गारंटी इसलिए मत दीजिए कि खेल जिस तरह से हो रहा है, खेल के नियम जिस तरह से बदल रहे हैं, उसमें जीतने और हारने के घोषणा के पीछे भी बहुत कुछ करेक्ट। मतलब आशंकाएं तो जताई जा रही हैं। तो कुल मिला के ये है कि अगर देखिए सच में, और दूसरा कंट्राडिक्शन कहाँ है, देखिए कंट्राडिक्शन बीजेपी का कहाँ है। बीजेपी डबल इंजन की सरकार, 10 साल से सरकारें चल रही, कहीं 7 साल से, कहीं 10 साल से, कहीं 5 साल से डबल इंजन चल रहा, चल ही रहा है। पिछले अभी हाल में जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, उसमें भी कुछ राज्यों में डबल इंजन लग गया। लेकिन डबल इंजन की सरकार ने क्या काम किया, उसके ऊपर वोट तो पहले दिन से नहीं मांग रहे हैं मोदी जी। चुनाव के पहले उन्होंने 2047 तक का विजन जरूर दिया, लेकिन उसके बाद फिर वो क्या होगा, विकसित भारत का नारा भी था, लेकिन वो विकसित भारत में क्या होगा, कैसे होगा, ये इसके बारे में कोई बात नहीं हुई, पूरे चुनाव में अभी तक नहीं बात हुई। उसके बाद 400 पार की बात हुई, फिर 400 पार भी ठंडा हो गया, फिर मंगलसूत्र पे आया। अब बीजेपी की देखिए स्मार्टनेस क्या है, वो समझना बड़ा जरूरी है। बीजेपी की स्मार्टनेस ये है कि जो काम उसकी तरफ से होता है, वो दूसरों पर लाद देती है। जैसे विरासत टैक्स की बात तो मोदी सरकार के मंत्रियों ने की ना, लोकसभा में उनके वित्त राज्य मंत्री ने प्रस्ताव रखा था और टिका दिया कांग्रेस के ऊपर, तो वो भी। दूसरा, आरक्षण का जब सवाल खड़ा हुआ तो एक डर ये कि अगर कांग्रेस आएगी तो ओबीसी से आरक्षण छीन के मुसलमानों को दे देगी, ये लगातार चल रहा है, ये एजम्पशन है। लेकिन इसी बीच पे कल क्या हुआ आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, जिस पार्टी के सहयोग से चुनाव लड़ रही है, तेलुगु देशम पार्टी, उसके प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने खुलेआम घोषणा की मंच से कि हमारी सरकार अगर बनी तो हम आंध्र प्रदेश में 20% आरक्षण मुसलमानों को देंगे। अब आप हाँ। मतलब ये कैसे, ये बात कैसे संभव है कि एक, अभी मैं आज कल एक डिबेट में था, तो वहां पर मैंने जब इसका जिक्र किया तो भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि देखिए इस पर जवाब हम इसलिए नहीं देंगे क्योंकि हमें अभी इसकी जानकारी नहीं है, और अगर होगा तो हम लोग मिल बैठ के बात कर लेंगे। भाई पोलिंग हो रही है और आप बता रहे हो कि मिल बैठ के बात कर लेंगे, और तो कुल मिला के ये कि ये सब आधारहीन बातें हैं। दूसरी तरफ ये सच है कि जनता के भीतर महंगाई, बेरोजगारी और उत्तर प्रदेश में खासतौर पे पेपर लीक का मामला युवाओं के बीच में बहुत जबरदस्त है। अभी तो नीट का पेपर लीक हो गया। नीट नीट का के पेपर पेपर में लीक हुआ क्या है, क्या हो आरोप गया। लगे हैं। अभी एजेंसी तो नहीं मान रही है इसको, लेकिन हल्ला तो हो ही गया है और गिरफ्तारियां भी बहुत हुई हैं। अब पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ, इसका ऑफिशियल अभी डिक्लेरेशन नहीं है। अभी तक पहला स्टेटमेंट जो आया था एनटीए का, वो तो ये कह रहे हैं कि लीक नहीं हुआ है, हमने पकड़ लिया है। लेकिन कुल मिला के कि नौकरियों के जो, अब ये चर्चा भी बहुत आम हो रही है ना कि ये नौकरियां का पेपर लीक इसलिए किया जा रहा था, करा दिया जा रहा था कि भाई हम तो तैयार, हम तो करना चाह रहे हैं लेकिन पेपर लीक हो जा रहा है तो हम बेईमानी होने नहीं देंगे। लेकिन
इस चक्कर में 10 साल से तो रोजगार, 7 साल से तो कोई भर्ती हुई नहीं यूपी में। तमाम बच्चे तो डिबार हो गए ना, एज बार हो गए। तो ये सारे जी सवाल तो हैं जमीन पर, और ये जी दिखे भी। दूसरा, जी तीसरे चरण का चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण था कि बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स इसमें थे। इसमें महाराष्ट्र की वो सीटें भी थी जहां पर अजीत पवार और शरद पवार की प्रतिष्ठा लगी हुई थी। यहाँ मध्य प्रदेश की सीटें थी जहां पे शिवराज चौहान से लेकर दिग्विजय सिंह तक की। और उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण इसलिए कि यहाँ पर डिम्पल यादव, शिवपाल यादव समेत पूरे सैफई परिवार के 3 सीटों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी। तो चुनाव अब गर्म हो चुका है, कुल मिला के मामला है। जी। अच्छा, अगर अगर आपसे हम ये चर्चा करें कि ये 10 सीटें हैं, संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली, ये 10 सीटों पर चुनाव हुए। अब इस 10 में से एक सीट बरेली है जहां समाजवादी पार्टी और ये है, भाजपा है, ये इनके लेकिन यहाँ बसपा नहीं है, बहुजन समाजवादी पार्टी नहीं। तो ये जो संभल और ये हाथरस और आगरा और फतेहपुर सीकरी, ये जो 10 सीटें हैं, इसमें क्या देख पा रहे हैं, कितनी सीटों पर किधर से क्या आपको समीकरण बनता बिगड़ता देखिए, दिखाई आगरा एक ऐसी सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत रही है या बसपा मजबूत रही है, वहां समाजवादी पार्टी का कुछ है नहीं। तो अगर वो समाजवादी पार्टी बहुत ही चमत्कार करे तो आगरा की सीट उसके हासिल हो। लेकिन हाँ, फतेहपुर सीकरी बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। वहां हम्म। कारगिल युद्ध में शामिल रहे एक सैनिक को कांग्रेस ने टिकट दिया है, और उनकी शैली भी रामनाथ बहुत। सिकरवार, हाँ, रामनाथ रामनाथ सिकरवार। सिकरवार जी को। हाँ। और वो जिस शैली में और जो जिंदगी जीते हैं और बहुत जनता के साथ रह के वो चुनाव लड़ रहे हैं, उसने वो समीकरण पलट दिया है। और जाति समीकरण तो है ही वहाँ। सीकरवार राजपूतों की भी बड़ी संख्या है और जाटों की भी बड़ी संख्या है। जो राजकुमार चाहर बीजेपी के सांसद वहां से हैं और वही लड़ रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ नाराजगी भी है। तो ऐसे में सीकरवार चुनाव बहुत मजबूत लड़ रहे हैं। वो एक ऐसी सीट रामनिवास है। रामनिवास शर्मा जो है वहाँ बसपा से है, उनकी क्या पोजीशन, वो किसका वोट काटने जा रहे हैं? बहुत उनको भरोसा दलित वोटों के ऊपर है, लेकिन अगर दलित वोट मिले भी उनको, और लेकिन ब्राह्मण वोट अगर उन्होंने अपनी तरफ लिए तो नुकसान तो भाजपा का ही होगा। लेकिन जो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ इस सीट के बारे में, अच्छी मतलब एक इंटरेस्टिंग हो गई है कि ये वो सीट थी जिसको माना ही नहीं जा रहा था कि यहाँ पे कोई लड़ाई हो सकती है। और जब कैंडिडेट का नाम आया तब भी ऐसा नहीं माना जा रहा था। लेकिन जब जब वो लड़ाई शुरू हुई तो वो चुनाव बिल्कुल बदलने लगा। तो काफी नजदीकी मामला है फतेहपुर सीकरी में। जी जी। संभल का कैलकुलेशन, संभल उन चुनिंदा सीटों में से है इक्का दुक्का जहां पे 50% मुस्लिम वोटर हैं। और उसके वहां अलावा पे समाजवादी पार्टी की तरफ से भी है जियाउर रहमान साहब, और बसपा से भी मुस्लिम है, बीजेपी यही से तो बात है। परमेश्वर लाल सैनी जी है। यही तो बात है ना कि वहां पे कोशिश यही है बीजेपी की, यही है बीएसपी की, कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो। लेकिन जियाउर रहमान के दादा शफीकुर रहमान पर वो चुनाव के ठीक पहले उनकी डेथ हो गई। उसके बाद ये तो जिया खुद वहां पे विधायक हैं एक कंस्टिट्यूंसी से। तो वो चुनाव तो बहुत आगे है। लेकिन अब जब ये आरोप लगने लगे कि भाई वोटिंग नहीं डालने दिया जा रहा। अच्छा, वोटिंग परसेंटेज भी देखिए तो कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन होता नहीं दिखाई दिया कि बहुत उत्साह है या ऐसा। लेकिन फिर भी अब ये कहानी तो, ये 3 सीटें तो बहुत इंटरेस्टिंग हो ही गई हैं। लेकिन आगरा इसमें से मैं ये मानता हूँ कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपर हैंड है, और उसमें कोई दो राय है नहीं। जी। अच्छा, यहाँ एटा क्या देख रहे हैं? एटा में राजवीर एटा में सिंह है और राजनीति देवेश साक्य है। एटा में थोड़ा सा विरोध का सामना काफी करना पड़ रहा है राजवीर सिंह को, जो कल्याण सिंह के बेटे हैं। कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के स्टॉलवर्ड लीडर रहे और अभी तक उन्हीं की लीगेसी। और लेकिन राजवीर के बेटे जो हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार में, संदीप सिंह इस वक्त मंत्री हैं, दूसरी बार मंत्री हुए हैं। उनका विरोध बहुत है, और उनके विरोध का खामियाजा राजवीर को ना भुगतना पड़ जाए, क्योंकि एक तो माहौल वैसा नहीं है।
दूसरा मैं आपको अभी बताऊं, मेरे पास अभी आंकड़े मैं देख रहा था, तो मैं ये देख रहा था कि जो मोटा मोटा वोटिंग जिस तरीके से हुई है, वो सबसे ज्यादा तो संभल में हुई वोटिंग। तो संभल में जी। वोटिंग होने का लेकिन अगर आप एटा का जिक्र आपने किया, एटा में वोट कम पड़े, फतेहपुर सीकरी में वोट कम पड़े, आगरा में वोट बहुत कम पड़े। मतलब इस राउंड के तीसरे राउंड के वोटिंग में सबसे कम वोट आगरा में पड़े। और फिर जो पिछली बार वाला ट्रेंड अगर आप देखें पहले दो चरणों के चुनाव का, कि शहरी इलाकों में वोटिंग बहुत कम हो, तो इस दौर में सबसे बड़ा शहर अगर था तो आगरा, और आगरा में वोटिंग बहुत ज्यादा कम है। तो ये भी तो एक ये नुकसान, वोटिंग संवेदनशीलता। कम होने का क्या आपको लग रहा है? वोटिंग कम होने का क्या लग रहा है? किसको नुकसान हो सकता है, किसको लाभ हो सकता है? क्यों देखिए वोटिंग कम वोटिंग, हो रही है? मैं एक फार्मूला देखता हूँ कि जब वोटिंग 65% के आसपास होती थी, जब हमने दो चुनाव अगर देखें पिछले, तो बीजेपी को फायदा होता था। और जहां जहां भी वोटिंग परसेंटेज 60 से कम होता, मतलब सामान्यता, एक्सेप्शन नहीं कर सकता, जहां भी 60 से कम होता वहां बीजेपी हार जाती। तो खतरा तो बीजेपी के लिए बड़ा होगा। अच्छा, इस बार एक और देख रहा है उत्कर्ष भाई, कि बिहार में भी वो देखा गया है और यहाँ भी देखा गया है कि समाजवादी पार्टी पर यादववाद का आरोप लगाते रहे। खुद आदित्यनाथ जी ने भी कहा कि आपके शासनकाल में जो है बहुत बहुत ये रखता रहा। तो क्या आपको लग रहा है कि इस बार अखिलेश यादव जो है यादववाद की जगह पे, अभी जो 10 सीटें मैं देख रहा हूँ उसमें 3 यादव है, एक उनकी पत्नी है, एक जो है और साथ ही उनके हैं अक्षय यादव जी हैं, और एक है आदित्य यादव जी है। 3 यादव हैं 10 में से, बाकी सब अलग अलग लोगों को टिकट दिए गए। तो नहीं, इसको इस किस बार तरह तो से देखते हैं? स्ट्रेटजी बड़ी साफ थी अखिलेश यादव की, उन्होंने मुस्लिम और यादव को बहुत ज्यादा टिकट नहीं दिए। और उनकी कोशिश ये थी कि ओबीसी की दूसरी जातियों को बढ़ाया जाए। 10 टिकट उन्होंने कुर्मी बिरादरी को दिए, जो बहुत मजबूत, ओबीसी में बहुत मजबूत बिरादरी है। उसके अलावा पाल शाह की जो यहाँ पे जो अदर देन यादव ओबीसी पॉकेट्स हैं, वहां पर उन्होंने वो स्ट्रेटजी अपनाई। शुरू में ये चर्चा भी हुई कि यादव वोटरों के भीतर काफी नाराजगी थी इसकी, कि परिवार के बाहर किसी को भी टिकट नहीं दिया, किसी भी को भी यादव बिरादरी टिकट नहीं दिया। लेकिन बाद में उनको समझ में आया कि बाकी के वोट प्लस कराने हैं, तो हमको तो इकट्ठा रहना ही पड़ेगा। तो वो जो चैलेंज था उसको पार कर लिया। और जो पीडीए का नारा उन्होंने दिया था, और बिल्कुल सचेत तरीके से कि कहीं उनके ऊपर एमवाई वाला ठप्पा ना लगे, तो अदर देन यादव ओबीसी कैंडिडेट्स को, कई जगह ब्राह्मण कैंडिडेट्स को उन्होंने बहुत टिकट दिए हैं। तो उस रणनीति का फायदा उनको मिलता हुआ अभी तक तो दिखाई दे रहा। जी। जी। अ, ओ, नेट चला गया उत्कर्ष भाई का। उत्कर्ष भाई, नेट चला गया, अच्छा कोई बात नहीं। हम कुछ और सवाल हमारे पास थे उत्कर्ष भाई से जो पूछने थे, फिर आगे कभी पूछेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा और चर्चा कर लें क्योंकि अभी समय है। तो उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है उसमें जो हमारी बातचीत हुई थी पहले भी उसमें, कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। और ये उत्तर प्रदेश और बिहार दो खास करके ऐसे स्टेट है जहाँ रोजगार, नौकरी, सरकारी नौकरियों के प्रति बड़ा आकर्षण है कि लोग चाहते हैं सरकारी नौकरी हो। और कई दफा तो ये देखा गया कि शादियों में बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाता है कि सरकारी नौकरी है तो आपकी शादी अच्छे घरों में होगी, अच्छी लड़की से होगी, दान दहेज भी अच्छा मिलेगा। और अगर सरकारी नौकरी नहीं है तो लाले पड़ जाते हैं, लड़की मिलना आपको ढूंढना पड़ेगा। ये स्थिति है उत्तर प्रदेश बिहार में। तो बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, और वो ऐसे भी देखी लीजिए कि आप जो है 1,000 वैकेंसी निकलती है और 1 लाख से ज्यादा लोग, 10-10 लाख लोग जो है अपना ये करते हैं, एप्लीकेशन भरते हैं। पिछले दिनों बड़ा आंदोलन हुआ उसको लेकर, रेलवे की नौकरियां लगभग खत्म कर दी गई, सेना में अग्निवीर बना दिया कि जो राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने कहा है, प्रियंका ने भी कहा है, लगातार कांग्रेस नेता कर रहे हैं कि जैसे ही हम सरकार में आएंगे पहले अग्निवीर योजना को रद्द करेंगे। तो ये बड़ा लुभाने वाला है, खास करके उत्तर प्रदेश में जहाँ सेना में बहुत लोग जाते हैं। रेलवे का भी वही हाल, रेलवे का जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन किया गया है, नौकरियां लगभग खत्म कर दी गई। और
राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम 30 लाख नौकरियां देंगे, कांग्रेस पार्टी नौकरियां देंगी अगर जीत करके आती है कांग्रेस। तो 30 लाख नौकरियां जो है, तो जाहिर है उसमें एक बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश के युवाओं का भी होगा। तो उत्तर प्रदेश के युवा अगर नौकरी पाते हैं तो जाहिर है उनके लिए नौकरी सबसे इंपॉर्टेंट है। अब फिर बात आती है, जो राहुल गांधी ने कहा है कि हम जितने गरीब है, हम गरीबों की गणना करें। जाति सर्वेक्षण बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जातियों की बात जब आती है तो उत्तर प्रदेश बिहार की चर्चा जरूर हो जाती है। और उत्तर प्रदेश में भी जाति सर्वेक्षण की मांग लगातार उठती रही है। समाजवादी पार्टी के नेता जो है उन्होंने भी कहा, बसपा के नेता ने भी कहा कि जाति सर्वेक्षण होना चाहिए। तो जाति सर्वेक्षण जब होगा तो जाहिर है कि उस जिससे बिहार में हुआ जाति सर्वेक्षण, उसमें पता चला कि 33% जातियां जो है, 33% लोग हैं जो अलग अलग जातियों के, तमाम जातियों के, सवर्ण भी है, अवर्ण भी है, दलित भी है, आदिवासी भी है, सब में गरीब लोग रहते हैं और गरीबी रेखा से नीचे जीते हैं। 6,000 रुपया जो गरीबी रेखा के लिए तय है कि अगर 6,000 रुपया प्रति महीने आप कमाते हैं या उससे कम कमाते हैं तो आप गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। जिनको 5 किलो अनाज देते हैं नरेंद्र मोदी, तो उनको जो है कह रहे हैं कि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र, उसमें कहा गया कि हम उनको जो है, उनकी महिला को, जो उस परिवार की महिला होगी, गरीब परिवार जो चिन्हित किया जाएगा आर्थिक सर्वेक्षण के माध्यम से, उनकी महिलाओं को 1 लाख रुपया प्रति वर्ष देंगे। तो एक बड़ा अमाउंट है। 8,500 रुपया के आसपास कह रहे हैं राहुल गांधी की हम देंगे। तो ये बड़ा लुभावना नारा है, और अगर ये वर्क कर गया, जो कि कर रहा है वहाँ, क्योंकि जाहिर है कि जो है वहाँ बहुत गरीबी है। हमारे देश में जो है वित्तीय असमानता है, वो हम सब जानते हैं। कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है। राहुल गांधी अक्सर कह रहे हैं कि 22-30 लोगों के पास जो है सारी संपत्ति है, देश की ज्यादा संपत्ति है, बाकी लोगों के पास जो है ये। हम गांव से हैं, किसान के बेटे हैं, तो हमें पता है कि ज्यादातर उत्तर प्रदेश और बिहार में सीमांत किसान है, जिनके पास बीघा 2 बीघा खेत है। बीघा 2 बीघा खेती में क्या होने वाला है, किसानों को क्या मिलता है? तो ऐसे में जब कहती है कांग्रेस पार्टी कि हम किसानों के लिए उनका जो एमएसपी है उस पर गारंटी देंगे, तो एक बड़ा संबल बनता है कि कानूनी गारंटी मिलेगी, मतलब किसानों की तरफ ध्यान है, कर्जा माफी की बात कर रहे हैं, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो कुल मिलाकर के देखने में आ रहा है कि जिस तरह से राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, और जिस तरह से संविधान खतरे में बताया जा रहा है, क्योंकि जब हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करेंगे तो जाहिर है संविधान को खतरा होगा। संविधान को बदले बिना तो हिंदू राष्ट्र बना नहीं सकते हैं। ये संविधान में तो लिखा है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जहाँ जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जाहिर है संविधान को बदलना पड़ेगा, और यही तो खतरा है। जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो आरक्षण कैसे बचेगा? ये दूसरा बड़ा खतरा है। तो अब वो बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग, ये बैंक ले जाएंगे, ये मुसलमानों को संपत्ति देंगे, दे देंगे। लेकिन जो हिंदू मुसलमान आपस में मिलके गाँव में रहते हैं, ठीक है, तनाव है, जहाँ हिंदू मुसलमान है वहां भी तनाव है, लेकिन क्या जहाँ हिंदू मुसलमान रहते हैं खाली वही तनाव? जहाँ और दूसरी हिंदू की दूसरी जातियां रहती है वहां तनाव नहीं? हमने तो देखा सबसे ज्यादा झगड़ा जो है भाइयों में होता है, गोतिया की लड़ाई सबसे भारी है, और वहीं सबसे ज्यादा मर्डर होते हैं। फिर दलितों पे, उत्तर प्रदेश में दलितों पे बहुत सारे अत्याचार हुए, बहुत सारे वीडियो जाते रहते हैं कि दलितों को किस तरह से मारा गया, पीटा गया, मंदिर नहीं जाने दिया गया। तो तमाम सवाल है। तो वो सवाल क्या आम आदमी नहीं झेल रहा है? महंगाई बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि महंगाई जब चरम पे पहुंच जाए, 400 रुपये, 450 रुपये सिलेंडर मिल रहा था तब ये लोग कह रहे थे महंगा है, लेकिन अब ये 1100 जब मिल रहा है तब सिलेंडर महंगा नहीं रहा। तो वो लोग देख रहे हैं, ठीक है, भाजपा के जो कट्टर समर्थक है, जो आरएसएस के लोग हैं, उनको लग रहा है कि कुछ भी हो जाए लेकिन नरेंद्र मोदी सबसे उत्तम सरकार है। लेकिन आम आदमी के नजरिए से देखिए तो जो वहां से खबरें आ रही है कि आम आदमी के लोग बीजेपी से बहुत नाराज हैं, और ये नाराजगी बहुत बड़ी वजह है कि बीजेपी को सीटें कम मिलने की बात की जा रही है, और ये कम सीटें मिलने का ही अंदेशा है, जिसकी वजह से बार बार मुद्दे बदल रहे हैं। अभी देखिए नरेंद्र मोदी जी फिर अयोध्या गए। क्यों अयोध्या गए, क्या करने अयोध्या गए? तो राम का जो इशू है, धर्म का जो इशू है, उनको पता है कि संजीवनी यहीं से मिलेगी। लेकिन जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी है, क्या संजीवनी वहां से मिलेगी? भूखे पेट ने भजन गोपाला ले लो अपनी कंठी माला, ये तो बहुत पुरानी बात है, बहुत पहले कह गए लोग। तो ये समझ में आ रहा है, और जिस तरह से बतला रहे थे उत्कर्ष भाई की, जो उत्तर प्रदेश के क्षत्रिय बाहुबली है, जो दबंग है हिंदू समाज के या राजपूत जाति और दूसरी जातियों के, उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं और वो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहुजन समाज क्या ये देख नहीं रहा? कुछ क्या उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या कर रही है बीजेपी सरकार? और बीजेपी सरकार ने फाइनली 10 सालों में किया क्या?
ये सवाल तो हर किसी के पास है। आप कह रहे हैं मंदिर बनवा दिया, बहुत अच्छा किया, मंदिर बनवा दिया, लेकिन मंदिर से केवल पेट भरेगा क्या? मंदिर में तो चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है, मंदिर में तो दान देना पड़ता है ब्राह्मणों को, तो दान देने का पैसा कहाँ से आएगा? चढ़ावा कैसे चढ़ेगा? मिठाई कैसे चढ़ेगी? और जब बीमार होता है तो मंदिर तो जाता नहीं है इंसान, वो तो अस्पताल जाना पड़ता है। बीमार होता है और मंदिर चला जाता है और वहां ठीक हो जाता है, तो बिल्कुल चढ़ावा चढ़ाते लोग, फिर ज्यादा पैसा आता, फिर जरूरत नहीं थी। तो ये सब समझ रहे हैं। उसके बाद ये भी देखा गया कि अयोध्या में जिस तरह से विकास कार्यक्रम कहा गया कि चौड़ी सड़कें बना दी गई है, फला बना दिया गया है, मंदिर इतना भव्य बना दिया गया है, लेकिन वहाँ ढेरों लोग, बहुत सारे लोग हैं जो पीड़ित हैं, जिनके घर तोड़ दिए गए, जिनकी दुकानें तोड़ दी गई, जिनके पास जीने का कोई साधन नहीं बचा हुआ। उनकी उनकी चिंता कहाँ कर रही है सरकार? उनकी चिंता कहाँ कर रहे हैं वो रामलला ट्रस्ट वाले लोग? तो ये भी लोगों के सवाल, मन में सवाल है। और एक जो गोदी मीडिया जो फैलाया करता था कि हर तरफ गोदी मीडिया कह रहा है, डंका बज रहा है, मोदी जी जो एक बात बोलते थे उनको 10 तरह से समझाते थे और बतलाते थे कि चलो देश बड़ी तरक्की कर रहा हो, देश का पता नहीं क्या हो जाने वाले आगे आने वाले समय में, वो सब गड़बड़ाई है स्थितियां। और वो लग रहा है कि अभी जो है, जो स्थिति है, उसमें ये भी सवाल बन रहा है कि भाई कैसे चलेगा देश? केवल राम राम की बात करके, केवल हिंदू मुसलमान करके आप रोजगार नहीं दोगे, आप महंगाई को इतना कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आप स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं कर पाओगे, शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर पाओगे, तो कैसे चलेगा? फाइनली शिक्षा तो जरूरी है, तभी तो रोजगार मिलेगा, तभी तो नौकरी मिलेगी। स्वास्थ्य तो जरूरी, स्वास्थ्य सुविधा तो जरूरी है, स्वास्थ्य सुविधा नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा? बीमार पड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे? ये सवाल गरीबों के सामने है, और गरीब इस बात को समझ रहे हैं। इसलिए वोटिंग पैटर्न जो है अलग है, और इससे लग रहा है कि इस बार बीजेपी मुश्किल में है। और इसीलिए हमने कहा कि सबसे बड़ा मुद्दा जो है उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी है, और वो जाति धर्म की सीमाओं को तोड़ करके बेरोजगारी। बेरोजगारी ऐसा नहीं कि खाली मुसलमानों के पास है, बेरोजगारी ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ दलितों के पास है, बेरोजगारी सिर्फ सवर्णों के पास है, सबके पास है बेरोजगारी। लेकिन फिर एक बात आती है कि जो जिस तरह से हिंदू मुसलमान आरएसएस और बीजेपी के लोग करते हैं, उसमें जाल में फंस जाते हैं लोग, फंस गए थे लोग। लेकिन अभी जो वहां से खबरें आ रही हैं, इस बार स्थितियां अलग है, और मुश्किल आने वाली है बीजेपी। फिर हम बात करेंगे नए कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग साथ रहे।